नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सीरीज चल रही है, उसी में हम प्रियम्बल पढ़ चुके हैं। प्रियम्बल के कुछ फीचर्स हमारे बचे थे, वो हम आज कवर करने वाले हैं। आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सभी टूल्स कौन से हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है एंड अल्टीमेटली सॉवरेनिटी को पढ़कर कंक्लूड करेंगे इस छोटी सी वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस का मीनिंग होता है पावर। सो बेसिकली पीपल्स पावर, या फिर यूं कहें डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अ स्टेटमेंट गिवन बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। बहुत ही एप्ट स्टेटमेंट है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। राइट नाउ, अगर हम एसेंशियल फीचर्स की बात करें डेमोक्रेसी की, तो कौन से एसेंशियल फीचर्स आ जाते हैं? 3-4 एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अगर मेंस में पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, या फिर प्रीलिम्स में अब भी आ जाए, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इसका पहला फीचर है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट द रूलर ऑफ द स्टेट। राइट, सो यहां पे लोग इलेक्ट करते हैं। यहां पे हेरिडिटरी रूल नहीं होता है, यहां पे ओलिगार्की नहीं होती है जहां पे कुछ गिने चुने रूलर्स होते हैं वही रूल करते रहते हैं। यहां पे लोग हर एक समय में गिवन इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। भारत में हमें देखने को मिलता है, यूएस, हर जगह पे जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहां पे रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते हैं एंड यहाँ पर हमें देखने को भी मिलता है। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड इज कि वहां पर जहां पर भी डेमोक्रेसी होती है वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या? कि वहां पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करती हैं। मल्टीपल कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारा जाता है एंड वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करते हैं। अगर किसी देश में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है चाइना हो गया, रशिया हो गया, अगर किसी देश में नाम मात्र मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेकिन डोमिनेट एक ही पॉलिटिकल पार्टी कर रही है फॉर डेकेड्स, वहां पर आप समझ लीजिएगा कि डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी ऑन द फेस ऑफ इट होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो डेमोक्रेसी हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पर एक्चुअल में उनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकें एंड रियल ऑन ग्राउंड चुनाव लड़ सकें। उसके बाद अगर हम बात करें कि थर्ड फीचर कौन सा है, तो कहता जी द थर्ड फीचर इज द पार्टी विच रिसीव द मेजोरिटी वोट्स रन्स द गवर्नमेंट। सो जो पार्टी को मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं वो यहां पर गवर्नमेंट को रन करती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटी वोट्स? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट, या जिसे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम कहा जाता है, यहां पर भी वही पार्टी रूल करती है जिसे मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं। लेकिन मेजोरिटी वोट का मतलब क्या है? क्या मेजोरिटी वोट का मतलब होगा कि कोई ऐसी पार्टी जिसे 50% से ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही रूल कर पाएगी? ऐसा नहीं है। अगर हम भारत की बात करें जहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यहां पर मेजोरिटी वोट्स का मतलब यह है कि वो पार्टी जिसे मैक्सिमम सीट्स मिलेंगी और वो व्यक्ति जिसे मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। इन 4 कैंडिडेट्स में से मान लीजिए एक कैंडिडेट को 10% वोट्स मिलते हैं, दूसरे को 20% मिलते हैं, तीसरे को 40% मिलते हैं, 70 हो गया, और तीसरे को 30% वोट मिलते हैं। अब इनमें से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसे 50% या उससे ज्यादा वोट्स मिले हों। तो इसमें से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है कि भाई वो व्यक्ति जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वो यहां पर विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो मेजोरिटी यही है। राइट, अब अगर हम कैंडिडेट के बेसिस पे बात करें तो मेजोरिटी यहां ये हो गया। हाँ, अगर हम बात करें पार्टी के लेवल पे, तो पार्टी के लेवल पे मेजोरिटी वो आ जाती है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक हाउस में जो गिवन नंबर ऑफ सीट्स हैं, उन सीट्स में से जो 50% प्लस 1 अगर मिल जाए किसी पार्टी को सीट्स, तो वहां पर वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। राइट, अब कई बार हमें कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। वहां पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो मिलकर एक व्यक्ति को अपने दल का नेता चुन लेते हैं एंड वो जो कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर वो एग्जिस्ट करती है।
चलिए, सो ये 3 फीचर हमने यहां पर अभी तक देखे। चौथा जो एक और इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस होना अपने आप में एक अहम फीचर हो जाता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो उसे हम यहां पर उसमें 3 पिलर्स तो हम गिनते ही हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एंड चौथा जो पिलर है वो बेसिकली मीडिया को यहाँ पे गिना जाता है। क्यों गिना जाता है, उसका स्पष्ट रीजन है वो ये कि जो मीडिया होता है वो हमारे तक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिसके बेसिस पर एज अ वोटर वी टेक डिसीजन कि किस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे हमने वोट देना है, किस कैंडिडेट को हमें चुनना है। सो फ्रीडम ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। सो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी में। अब बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज की। तो सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स वी आर यूजिंग द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सवाल उठता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में फर्क क्या है, एंड क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेटर है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेटर है, कहां के लिए कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है। चलिए, सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता ये है दोस्तों, जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट के काम में, चाहे वो लॉ मेकिंग हो या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई काम हो, वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर इन पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में कानून बनाने में भी लोगों का डायरेक्ट रोल हो सकता है, कानूनों को लागू करने में भी लोगों का डायरेक्ट रोल हो सकता है। एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाने वाला हूं। सो बेसिकली देयर आर 4 टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रेफरेंडम, दूसरे नंबर पे आता है रिकॉल, तीसरा इनिशिएटिव एंड चौथा है प्लेबिसाइट। नाउ इन चारों ही टूल्स को हम समझेंगे एंड जानेंगे कि इनमें क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल कंट्रीज के यहाँ पे देखें तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब ये चारों को अगर हम एक एक करके उठाएं, सबसे पहले इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है। इनिशिएटिव का मतलब यह है कि जो पब्लिक है, आम जनता है किसी देश में, जहां पे इनिशिएटिव अलाउड है, वहां पर वो पब्लिक पिटीशन के जरिए किसी कानून की शुरुआत करती है। जनरली क्या होता है, अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर हमारी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में एक कानून का बिल लाया जाता है। ये बिल प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा भी लाया जा सकता है या फिर ये सरकार के द्वारा भी बिल लाया जा सकता है। उसके बाद पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होगी, कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी, उसके बाद ये बिल के ऊपर वोटिंग होगी एंड अल्टीमेटली ये पास होके एक्ट बन जाएगा, जब उस पर साइन हो जाएंगे प्रेसिडेंट के इन केस ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर के इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बट ये भारत की बात कर रहे हैं जहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनिशिएशन जब आ जाता है या इनिशिएटिव जब आ जाता है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज टू ब्रिंग अ बिल इन द हाउस। यहां पर आम जनता की भूमिका आ जाती है। आम जनता पिटीशन के जरिए एक बिल को सरकार तक भेजती है और वो बिल को फिर पार्लियामेंट या फिर वहां की लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये पहला कदम होता है। जब भी इनिशिएटिव आता है तो मोस्टली इनिशिएटिव इज अकंपनीड बाय रेफरेंडम। सो अल्टीमेटली होगा क्या, लेट्स से पब्लिक ने कोई बिल भेजा इनिशिएटिव के द्वारा, वो बिल गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में वो बिल के ऊपर चर्चा हुई, वो बिल के ऊपर वोटिंग हुई एंड एवरीथिंग हैपेंड, एंड उसके बाद वो बिल जो है वो कहाँ आएगा, फिर से जब पार्लियामेंट से पास हो गया या सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास हो गया तो फिर से वो बिल आएगा पब्लिक के पास। पब्लिक उसके ऊपर फिर वोटिंग करेगी कि ये बिल जो हमने भेजा था क्या ये हमारे हिसाब से पार्लियामेंट ने या सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पास किया है कि नहीं, एंड उसे हम रेफरेंडम कहते हैं। सो रेफरेंडम की अगर हम बात करें, रेफरेंडम बेसिकली क्या है, रेफरेंडम आप यहां पे पढ़ पाएंगे कि लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट आर रेफर टू द कॉमन मासेस फॉर देयर अप्रूवल। सो जो बिल या जो कानून पार्लियामेंट ने या सेंट्रल लेजिस्लेचर ने मान लीजिए बना दिया, उसे अब दोबारा पब्लिक के पास भेजा जाएगा। पब्लिक को कहा जाएगा कि ये हमने बिल बनाया है, आपको ये मान्य है या नहीं है, इसके ऊपर पब्लिक वोट करती है। अब याद रखें, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेफरेंडम जो है वो जनरली जो टर्म यूज की जाती है, इट इज इन मैटर ऑफ बिल्स और इन मैटर्स ऑफ लॉ, राइट। सो यहां पर रेफरेंडम की अगर हम बात करें तो वो इससे जुड़ी हुई टर्म है कि भाई पब्लिक रेफरेंडम कर रही है, मतलब पब्लिक किसी कानून को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रही है। रेफरेंडम अगर टूल की बात करें या फिर अगर हम इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम की बात करें, ये दोनों ही टूल्स हमें
स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं, जहां पे वहां की जनता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अमेंडमेंट के लिए इनिशिएटिव ले सकती है एंड रेफरेंडम भी वहां पर आता है। थर्ड यहां पर जो हमने टूल पढ़ना है, अगेन रेफरेंडम का एक और एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूं, फ्रांस में भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए मैटर होते हैं, वहां के प्रेसिडेंट उसे रेफरेंडम के लिए आम जनता में भेज देते हैं। इसी तरह से फ्रांस में एक और अच्छा हमें एग्जांपल देखने को मिलता है, जहां पे वहां की एग्जीक्यूटिव यानी कि वहां की कार्यपालिका अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करती है तो उसे भी रेफरेंडम के लिए भेजा जा सकता है आम जनता में। नाउ थर्ड इज प्लेबिसिट एंड फोर्थ इज रिकॉल। अब अगर हम प्लेबिसिट की बात करें, अगेन प्लेबिसिट एंड रेफरेंडम में बस इतना ही फर्क है कि रेफरेंडम में कोई कानून जिस पे पब्लिक की राय मांगी जा रही है वो पब्लिक में आ रहा है, एंड प्लेबिसिट में ये होता है कि जो कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है उसके ऊपर पब्लिक की राय ली जाती है, राइट। कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को भारत में विलय करना है कि नहीं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को किसी देश में विलय करना है कि नहीं, यहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों से प्लेबिसाइट कराया जा सकता है। प्लेबिसाइट में क्या होगा, वहां के लोगों को यह पूछा जाएगा कि आर यू विलिंग टू ज्वाइन द पर्टिकुलर कंट्री और नॉट, सो यस और नो, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे इनसे पूछे जाएंगे। अगर यस के फेवर में ज्यादा वोट आ गए तो यस इट इज पब्लिक्स डिसीजन, एंड अगर नो के फेवर में आ गए तो अगेन इट इज अ पब्लिक्स डिसीजन। सो प्लेबिसाइट, राइट। सो दिस इज द थर्ड टूल एंड द फोर्थ टूल विच इज रिकॉल। नाउ रिकॉल क्या होता है? रिकॉल का मतलब होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें कॉल बैक करना। मान लीजिए हमने पार्लियामेंट में अपने एमपीज को चुनकर भेजा, अब क्योंकि ये भारत में लागू नहीं होता, बट स्टिल इट इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिकॉल कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। हमने पार्लियामेंट में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर भेजा, हमें लगा कि 1 साल हो गया, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं किया, या फिर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आ रहे हैं, या फिर ये पार्लियामेंट में हमारा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में पब्लिक को ठगा हुआ महसूस हुआ, पब्लिक को चीटेड महसूस हुआ, पब्लिक ने सोचा कि भाई इन्हें वापस बुलाओ, कोई और नेता को चुनकर भेजेंगे। सो यहां पर रिकॉल आ जाएगा। रिकॉल में क्या होगा, रिकॉल में पब्लिक जो है यहां पे रिकॉल करेगी, यानी कि पब्लिक यहां पे वोट करेगी और ये डिसाइड करेगी कि इन्हें वापस बुलाना है। सवाल उठता है कि क्या भारत के केस में रिकॉल पॉसिबल है? भारत के केस में रिकॉल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहां पे लागू होता है। सो क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, मान लीजिए भारत में 4 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से जो सी हैं इन्हें 40% ऑफ द वोट्स मिले एंड इन्हें चुनकर हमने पार्लियामेंट में भेज दिया ना। होगा क्या, होगा ये कि भाई जिस दिन ये पार्लियामेंट में पहले दिन पहुंचेंगे उसी दिन इनका रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें 50% से ज्यादा वोट्स नहीं मिले थे। एंड अगर हम यहां पर मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी कहां आ गई, 60% वो लोगों की मेजोरिटी आ गई जिनके चुने हुए नुमाइंदे नहीं जीत पाए, राइट। सो होगा क्या, जिस दिन ये भाई साहब या ये बहन जी पहुंचेंगी पार्लियामेंट में उसी दिन क्या होगा, उससे अगले दिन ही मान लीजिए ये बाकी के लोगों के जो जुड़ी हुई जनता है या जो वोटर्स हैं ये इकट्ठे होकर इन्हें वापस बुला सकते हैं। सो देयर विल बी नो स्टेबल गवर्नमेंट एंड देयर विल बी नो स्टेबिलिटी इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। नाउ दैट इज व्हाई रिकॉल इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इंडिया, राइट। सो ये 4 हमने टूल्स की बात की जो कि भारत में नहीं है, बल्कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले देश हैं वहां पर हमें देखने को मिलते हैं डायरेक्ट टूल्स, राइट। सो उसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, वेरी सिंपल, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमें भारत में देखने को मिल ही रही है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है? सो बेसिकली इट इज दैट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द पीपल रूल द कंट्री नॉट डायरेक्टली बट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो पीपल रन द गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो होता क्या है, भारत में हम हमारे नुमाइंदों को, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेज देते हैं। ये हमारे बिहाफ पर हाउस में जाकर कानून बनाते हैं, हमारे बिहाफ पर ये सरकार का हिस्सा बनते हैं, सरकार को रन करते हैं। नाउ अगर सवाल ये आ जाए कि क्या भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई जानी चाहिए, देखिए इसमें कुछ अड़चने हैं। अड़चने ये हैं कि भाई भारत में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत वास्ट है, लोगों को अभी भी उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है दैट हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शंस। दूसरी बात ये कि अवेयरनेस अगर हो भी तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि यहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, राइट। सो होना क्या चाहिए,
होना ये चाहिए कि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसे कैसे स्ट्रेंथन करना है, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, उसे कैसे सस्टेन, उसे कैसे स्ट्रेंथन करें, उस पर काम करने की जरूरत है। पब्लिक पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। चलिए नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की, दैट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? सो बेसिकली मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था दैट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू हेड्स, वन इज हेड ऑफ द स्टेट, अदर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो हेड ऑफ द स्टेट, राइट, वन इज हेड ऑफ द स्टेट एंड द अदर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये दो हेड होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब अगर हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं। नाउ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो चुने हुए हेड होते हैं, वो हेरिडिटरी हेड नहीं होते हैं। अगर हम मोनार्की की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे कि यूके की बात करें, जापान की बात करें, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, ऑफ कोर्स उनका फॉर्मल रोल होता है, बट वो हेरिडिटरी होते हैं, राजघराने से आते हैं। जैसे कि अभी हमने यूके में देखा, किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो यहां पर हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, जिन्हें इनडायरेक्टली आम जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाकर भेजते हैं और ये हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं। सो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां हेड ऑफ द स्टेट चुने हुए होते हैं, राइट। ये हमने यहां पर देखा। थर्ड इज सोवरेनिटी। नाउ सोवरेनिटी को मैं पहली वीडियो में, यानी कि जो हमारा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, उसमें मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। फिर से एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? तो कहता है जी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर। सो बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि क्या मेरे में ये क्षमता है, ये पावर है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूं? क्या मैं सुप्रीम हूं? सो सोवरेनिटी मीन्स व्हाट? सोवरेनिटी मीन्स अगर कोई देश अपने फैसले खुद ले पाता है प्लस उन फैसलों को इंप्लीमेंट कर पाता है, उसे सोवरेनिटी कह देते हैं। अब सोवरेनिटी दो तरह की हो सकती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल सोवरेनिटी में बेसिकली क्या होता है कि एक देश अपने लिए खुद कानून बनाता है एंड वो कानून को पूरे देश में लागू करने की क्षमता भी उस देश की सरकार में होती है, राइट। इंटरनल सोवरेनिटी, भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, कोई भी ऐसा देश जहां पर हमें देखने को मिलता है कि वहां की पार्लियामेंट कानून बना पा रही है, वहां की सेंट्रल लेजिस्लेचर कानून बना पा रही है, स्टेट लेजिस्लेचर्स कानून बना पा रही हैं और उन्हें लागू भी कर पा रही हैं। इंटरनल सोवरेनिटी हो गया। एक्सटर्नल सोवरेनिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या किसी देश की फॉरेन पॉलिसी है वो उसी देश के द्वारा डिसाइड की जा रही है। किस देश के साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने हैं, ये हमें कोई थर्ड पार्टी आके डिक्टेट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले भी ये एग्जाम्पल ले चुका हूं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, वेस्ट ने हम पे बहुत सारा प्रेशर बनाया कि भारत को रशिया के साथ डील नहीं करना चाहिए, हमें रशिया के साथ डील ना करके उनसे पेट्रोल गैस नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन भारत ने अपने हितों को समझते हुए खुद से डिसीजन लिया कि वी विल डील विद रशिया in spite of all the pressure that we had from the west, right? So this is external sovereignty, right? So external sovereignty में यही आ जाता है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद के हिसाब से खुद तय करते हैं। सो ये थे कुछ फीचर्स जो कि हमने पढ़े। इसके बाद हम पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर कर सकते हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।